है गाइस, गुड इवनिंग, दिस इज़ दिलीप हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनसिक्योर एकेडमी। गाइस, आज की खास वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ रिसर्च। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च। वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसर्च। ओके, बट इफ यू आर न्यू हियर, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वीडियो आई एम गोइंग टू डिलीवर टू यू गाइस। इतनी अच्छी वीडियो आपके लिए लाए हैं हम कि आप इस वीडियो को देखकर आपको लगेगा हाँ कि रिसर्च में आखिर में कुछ दम है। तो वह ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हम पॉइंट पे चलते हैं। लेकिन चैनल पे अगर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। यानी कि आप लगभग 2 महीना भी नहीं रह चुका है कि आपका एग्ज़ाम UGC नेट का, क्योंकि 6 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम फिक्स है। और इतने में इस वाइड सिलेबस को कंप्लीट करना इट्स नॉट पॉसिबल। तो हम सोच रहे हैं एकदम सटीक जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन्हीं टॉपिक्स को लेकर चलें। यानी कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि हमें छोड़ना क्या है, हमें पढ़ना क्या है और हमें छोड़ना क्या है। तो कितना हमें पढ़ना है और क्या क्या हमें छोड़ना है, उन चीज़ों को ध्यान में रखकर हम इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो आइए यहाँ पे देखते हैं हम रिसर्च एप्टीट्यूड हमारा चल रहा है। ये हमारी तीसरी वीडियो है। यहाँ पर हम देखते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड में हम देखेंगे सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च, अनुसंधान या शोध, अनुसंधान या शोध का वर्गीकरण। अनुसंधान का वर्गीकरण यानी कहें तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन रिसर्च क्या होता है, हम 2 प्रकार से करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च यानी कि अनुसंधान का जो वर्गीकरण करते हैं वो 2 प्रकार से करते हैं। एक किस पे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट, ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, यानी कि परिणाम के आधार पर, और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट, एक दूसरा होता है अवधारणा के आधार पर। यह 2 प्रकार से हम देखते हैं, ये 2 प्रकार से होता है। तो ये 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं, ये दो प्रकार हम क्या देखते हैं। पहला देखते हैं इसमें ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट। और दूसरा जो देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट। ओके, ये 2 प्रकार के देखते हैं। यानी कि पहला जो होता है परिणाम के आधार पर, और दूसरा जो देखते हैं हम किसके आधार पर देखते हैं, अवधारणा के आधार पर। किसके? अवधारणा आधार पर। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको हम स्किप नहीं कर सकते हैं क्योंकि कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन छूटते हैं और हर बार उठने की संभावना रहते हैं। तो पहले हम अनुसंधान का जो वर्गीकरण करते हैं 2 प्रकार से करते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट यानी कि परिणाम के आधार पर करते हैं, और जो दूसरा करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट, अवधारणा के आधार पर। इज दैट क्लियर माई पॉइंट? इज दैट क्लियर? अब हम देखते हैं परिणाम के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण। परिणाम के आधार पर अनुसंधान का जो वर्गीकरण होता है वो कितने प्रकार के होता है। परिणाम के आधार पर अनुसंधान का जो वर्गीकरण होता है वो 2 प्रकार से होता है। इसमें भी 2 प्रकार से होते हैं। पहला फंडामेंटल रिसर्च, ओके, पहला क्या होता है फंडामेंटल रिसर्च यानी कि मौलिक या प्राथमिक अनुसंधान या बेसिक रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च, जिसे मौलिक अनुसंधान या प्राथमिक अनुसंधान कहते हैं। इसमें भी हम 2 कैटेगरी देखते हैं, और इन 2 कैटेगरी में पहला क्या होता है, मौलिक अनुसंधान, और दूसरा जो देखते हैं हम क्या देखते हैं वो, एक तो हमारे सामने क्या हो जाएगा मौलिक अनुसंधान, दूसरा क्या होता है
दूसरा क्या हो जाएगा व्यवहारिक अनुसंधान। ओके, तो इस तरह से हम देखते हैं। अब चल सबसे पहले इसे कंप्लीट करते हैं, फिर बाद उसको उस पर चलते हैं। ओके, तो जस्ट वेट फॉर ए मोमेंट गाइस। हम देख रहे हैं अनुसंधान का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च। क्लियर। अब सबसे पहले देखते हैं कि प्राथमिक अनुसंधान या मौलिक अनुसंधान होता क्या है। व्हाट इज द फंडामेंटल रिसर्च और व्हाट इज द बेसिक रिसर्च। सबसे पहले देखते हैं मौलिक अनुसंधान। क्या देखते हैं, मौलिक अनुसंधान ओके, क्या होता है मौलिक अनुसंधान, जिसे हम क्या कहते हैं बेसिक रिसर्च, बेसिक और फंडामेंटल रिसर्च ओके। एक मिनट देखते हैं सब कुछ क्लियर है, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इफ एवरीथिंग इज फिजिबल। ओके, तो सब कुछ विजुअल है गाइस। इस तरह से हम देखते हैं मौलिक अनुसंधान यानी कि बेसिक रिसर्च को देखते हैं। बेसिक रिसर्च आखिर होता क्या है। यह मूलतः ज्ञान के वर्तमान संग्रह में वृद्धि के लिए होता है। ये किसके लिए होता है, यह मूलतः जो हमारे ज्ञान के वर्तमान संग्रह में वृद्धि के लिए होता है। ध्यान दीजिएगा, यह मूलतः क्या होता है, यह मूलतः ज्ञान के वर्तमान संग्रह में ज्ञान के वर्तमान संग्रह में किसके लिए होता है, यह ज्ञान के वर्तमान संग्रह में वृद्धि के लिए होता है। वृद्धि के लिए होता है। किसके लिए होता है, ज्ञान में वृद्धि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर। इससे सिद्धांत और अवधारणाएं विकसित होती हैं। क्या होती हैं, इससे सिद्धांत और अवधारणाएं विकसित होती हैं। इससे ध्यान दीजिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड, इससे सिद्धांत और अवधारणाएं विकसित होती हैं। क्लियर। क्या क्या होती हैं, इससे हमारे कुछ सिद्धांत प्रिंसिपल्स होते हैं और कॉन्सेप्ट की डेवलपमेंट होता है। किससे, फंडामेंटल रिसर्च से। क्लियर। क्या क्या विकसित होता है, सिद्धांत और अवधारणा विकसित होती हैं। हो सकता है कि वर्तमान में इसका कोई उपयोग ना हो। इस अनुसंधान का क्या हो, जो प्रेजेंट टाइम में हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, हो सकता है वर्तमान में इसका कोई उपयोग ना हो, इसका कोई उपयोग ना हो, परंतु भविष्य में इसका प्रयोग जरूर होता है। ठीक है। यह अकादमिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण होता है, परंतु यह एकेडमिक दृष्टि से अकादमिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण होता है। ये हमारे फंडामेंटल रिसर्च थे, बेसिक रिसर्च थे। यहाँ पे एक नोट डाल के लिख देना। नोट में अगर डालोगे तो क्या हो जाएगा कि जीन पियाजे ने मूलभूत मौलिक सिद्धांतों के आधार पर ही मानव विकास का सिद्धांत दिया। जीन पियाजे ने इसी सिद्धांत के अनुसार, जीन पियाजे ने मौलिक अनुसंधान के अनुसार
अनुसंधान के आधार पर ही मानव जीवन क्या किया, मानव विकास का सिद्धांत दिया था। किसमें? मानव जीवन या मानव जीवन विकास का सिद्धांत दिया था। क्लियर? इतनी चीज़ें क्लियर हुई। पहले देखते हैं मौलिक अनुसंधान क्या होते हैं। व्हाट इज द बेसिक और फंडामेंटल रिसर्च। व्हाट इज द बेसिक और फंडामेंटल रिसर्च, यानी कि मूलभूत अनुसंधान या मौलिक अनुसंधान किसे कहते हैं। हम देखते हैं कि यह मूलतः ज्ञान के वर्तमान संग्रह में वृद्धि के लिए होता है। जो हमारे प्रेजेंट नॉलेज है उसकी वृद्धि के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। जैसे हम जोड़ना सीख रहे हैं, अगर हम 2 और 2 जोड़ ले रहे हैं और 10 और 5 से घटा ले रहे हैं तो उसकी वृद्धि के लिए क्या होगा, अब उसको मल्टीप्लाई सिखाया जाएगा। यानी तो बच्चा पहले सीमित किस पे था कि ये जोड़ पे सीमित था। 2 + 2 = 4, यानी कि 5 + 2 = 7। क्लियर? लेकिन जब इसको इतना ज्ञान हो गया, उसकी वर्तमान ज्ञान में और वृद्धि के लिए किसका प्रयोग किया जाता था, इस अनुसंधान का प्रयोग किया जाता था। अब उसे क्या हुआ, डिविजिबिलिटी रूल्स और मल्टीप्लिकेशन दोनों सिखाया जाएगा। अब उसे बताया जाएगा कि 2 और 2 4 होता है, तो 2 अगर मल्टीप्लाई 2 करो तो भी 4 होगा, और 5 मल्टीप्लाई गुणे 2 करोगे तो 10 हो जाएगा। इस तरह से अब उसको और उसके ज्ञान की वृद्धि के लिए इस चीज़ का प्रयोग किया जाता था, फंडामेंटल रिसर्च का प्रयोग किया जाता था। और हमने लिखवाया है कि यह अकादमिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण होता है। हो सकता है कि वर्तमान स्थिति में इसका कोई प्रयोग ना हो, लेकिन अकादमिक दृष्टि से इसका बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज भी वर्तमान परिस्थिति में इसको अकादमिक दृष्टि में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो जीन पियाजे एक स्विस वैज्ञानिक थे। स्विस यानी कि स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। ये क्या थे, मनोवैज्ञानिक थे। इनको नोबेल पुरस्कार मिला था किसके, इस क्षेत्र में मनोविज्ञान के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, क्योंकि इनके पास 3 बेटे थे और तीनों बेटों पर उन्होंने प्रयोग किया था। और एक ज़बरदस्त प्रयोग करने के बाद बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन लाया था मनोविज्ञान की दुनिया में। इन्होंने बताया था, सबसे पहले क्या किया था, अपने तीनों बेटों को एक साथ बिठाया, उसको कुछ पर्वत दे दिए, ठीक है, और चित्र तीनों बेटों को बिठाया, एक को इस साइड से, एक इस साइड से, एक उस साइड से। तो उनको बोला तुम्हें क्या नज़र आता है इस फिगर में। बच्चे उस फिगर को देखकर अलग अलग प्रकार की क्या होते हैं अपनी रिएक्शन दिए, और उसके अनुसार पर उन्होंने बच्चे की पूरी लाइफ का वर्णन किया। उन्होंने एक बार ऐसा किया कि एक हाथ में रिंग पकड़ा, एक हाथ में रिंग पकड़ा, और दोनों को ऐसे मिक्स करके बताया। तो उसने कहा जो उसके छोटी उम्र के बच्चे थे, एक तो 5 साल का था, दूसरा 5 से 10 के साल में था, दूसरा 10 से 15 के ऊपर में था। तो उन्हें तीनों बच्चे से पूछा, बेटा मेरे इस हाथ में और इस हाथ में एक अंगूठी है। तो पहले बच्चे ने तो देखा, कन्फ्यूज हो गया, बोला इस हाथ में भी अंगूठी है और इस हाथ में अंगूठी है। दूसरा बच्चा था वो भी उतने ही कन्फ्यूज था, लेकिन तीसरा बच्चा ने कहा, पापा सुनो, अंगूठी एक है, या तो इस हाथ में हो सकती है या तो इस हाथ में हो सकती है, दोनों में नहीं हो सकती है। तब उन्होंने एक परिवर्तन दिया कि ये जो बच्चे होते हैं जो 11 साल के पहले की उम्र है, उनमें क्या होता है, अमूर्त चिंतन नहीं होता है, हाइपो डिडक्टिव रीजनिंग नहीं होती है। और जो 11 साल के अबव के बच्चे होते हैं उनमें अमूर्त चिंतन, यानी कि जो वस्तुएं उसके सामने ना हो फिर भी उसके बारे में सोचने समझने की क्षमता विकसित होती है। तो इसी के अनुसार पर जीन पियाजे ने एक ज़बरदस्त क्या किया, सिद्धांत दिया, जिसे हम मानव विकास का सिद्धांत कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। अगर इससे कोई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम से आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो मूव करते हैं अगले सिद्धांत पर। नेक्स्ट हम देखते हैं व्यवहारिक अनुसंधान। व्हाट इज द अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च ओके। अब हम देखते हैं व्यवहारिक अनुसंधान, यानी कि व्यवहारिक अनुसंधान अप्लाइड रिसर्च क्या होता है।
देखो क्या होता है, ऐसा अनुसंधान जो आपके रोज़मर्रा के जीवन को आराम बना दे। ध्यान से सुनिएगा, ऐसा अनुसंधान जो आपके रोज़मर्रा के जीवन को आसान बना दे, उसे हम अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन, ये हमारे हाथ में एक मोबाइल है, पहले हमारे पास ऐसे मोबाइल नहीं रहती थी। इस मोबाइल में पहले कीपैड आता था, जो हम टिक टिक करके एक फ़ोन को सिर्फ रिसीव करते थे। ध्यान दीजिएगा, पहले हमारे पास इस प्रकार का फ़ोन नहीं होता था। पहले हमारे पास कीपैड का फ़ोन आता था, जिसमें हम टिक टिक टू टू करके फ़ोन लगाते थे, ओनली फॉर कॉलिंग, ओके, केवल फ़ोन करने के लिए होता था, या मैसेज आप डाल सकते थे, मैसेज नॉट फॉर चैटिंग, दैट इज ओनली टेक्स्ट मैसेज, नॉट chatting or Facebook or Insta or Reels or whatever is there is no future in that mobile. But now you can capture your photo, shoot your videos, okay, make your Reels, make your videos on YouTube, and whatever you want. You can make a call from voice calling, video calling, mail sending, whatever you want. You can do everything in this version, and this is the Android version of mobiles. यानी कि मोबाइल के जो एंड्रॉयड वर्जन आया, पहले तो कीपैड था, लेकिन और रिसर्च होते गए और रिसर्च होते गए और खोज होते गई, एक समय बीतता गया और एक समय ऐसा आया कि इसका जब एंड्रॉयड वर्जन आया, और जब एंड्रॉयड वर्जन आ गया तो इससे हम फ़ोटो खींच सकते थे, वीडियो शूट करते थे, मेल सेंड करते सकते थे, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, और इससे हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, वॉट एवर भी लाइक, जो कुछ भी हम पसंद करते हैं सब कुछ कर सकते हैं। यानी कि इतना आसान बना दिया कि जो लेटर पहुंचने में 1 महीना लगता था बॉम्बे या कहीं भी सिटी में, वो इतना आसान हो गया कि 1 सेकंड में आप कॉल कनेक्ट कर सकते हो, उसे वीडियो कॉलिंग करके देख सकते हो, इन्फॉर्मेशन को आप तुरंत भेज सकते हो। पहले इन्फॉर्मेशन, सूचनाओं को भेजने के लिए बहुत लंबा समय लगता था, लेकिन अब इन्फॉर्मेशन को भेजने के लिए सिर्फ मात्र सेकंडों में होता है। वो अगर आप कुछ भेजना चाहते हैं, उन इन्फॉर्मेशन को आप कभी भी भेज सकते हो इनके द्वारा। तो आप देख सकते हो कि अप्लाइड रिसर्च कितना महत्वपूर्ण है। यानी कि ऐसा अनुसंधान जो आपके रोज़मर्रा के जीवन को आसान बना दे, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम व्यवहारिक अनुसंधान कहते हैं। आइए बहुत आसान तरीके से समझेंगे गाइस, इतना आसान शायद कहीं नहीं होगा, ओके। यानी कि ऐसा अनुसंधान जो आपके रोज़मर्रा जीवन को आसान बना दे, उसे क्या कहते हैं? हम अप्लाइड रिसर्च कहते हैं, व्यवहारिक अनुसंधान कहते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल हमने बताया क्या? मोबाइल फ़ोन के बारे में बताया। एक तो कीपैड था, और दूसरा जो हमारे पास था एंड्रॉयड वर्जन आया। ठीक, दोनों के फीचर हमने देखा। यहाँ पे ओनली फॉर कॉलिंग और एक टेक्स्ट मैसेज। यहाँ पे बहुत सारे कार्य कर सकते हो। क्या कर सकते हो? वीडियो कॉलिंग, मैसेज सेंडिंग, ओके। यहाँ पे यूट्यूब, ओके, यूट्यूब कर सकते हो। यहाँ पे क्या कर सकते हो आप? मेल सेंड कर सकते हो। बहुत सारे फीचर हैं। दूसरी बात करते हैं इस बोर्ड पे। अभी तो फिलहाल हम वाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। वाइट बोर्ड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे हमें इनको पीपीटी बना के नहीं कर पाते हैं, इनको ला नहीं पाते हैं, इन पे हम मार्कर से लिखना पड़ता है। लेकिन अभी तो स्मार्ट बोर्ड आ गया है। स्मार्ट बोर्ड में क्या होता है, उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे से पीपीटी बना के डाल दो और बिंदास पढ़ाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब वाइट बोर्ड में थोड़ा प्रॉब्लम तो आ रहा है करने में, लेकिन स्मार्ट बोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। क्लियर? ये लिखने का समय बच जाता है, जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो समय आपको वहाँ पे बच जाता है, उसमें समझाने में चला जाता है। तो इस तरह से रिसर्च जो होते हैं, व्यवहारिक रिसर्च जो होते हैं, अप्लाइड रिसर्च होते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर फ्यूचर लाइफ, ओके। तो अभी चलते हैं, हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या होता है? व्यवहारिक अनुसंधान एक विशिष्ट एवं व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। क्या? व्यवहारिक अनुसंधान किसके लिए किया जाता है?
विशिष्ट एवं व्यवहारिक समस्याओं का विशिष्ट एवं व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। समाधान के लिए किया जाता है। ओके, इसका प्रयोग हमने जैसा भी समझाया कि विशिष्ट और व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। यह नीति निर्धारण और प्रशासन और किसी घटना को समझने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि कोई पॉलिसी में बनानी हुई कि आज विद्यालय में इस तरह से पॉलिसी बनानी है, ये नीति हमें निर्धारित करनी है, उसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर? यह मुख्यतः मौलिक अनुसंधान के आधार पर ही किया जाता है। इसके पहले हमने जो बताया फंडामेंटल रिसर्च, उसके आधार पर ही अप्लाइड रिसर्च का प्रयोग किया जाता है। व्यवहारिक शोध में प्रबंधकीय ढंग से ज़्यादा संगठनात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? प्रबंधकीय ढंग से ज़्यादा संगठनात्मक, ओके, जो एकत्रित करके उस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? आप आपने देख लिया व्यवहारिक अनुसंधान और क्या बोलते हैं फंडामेंटल रिसर्च, यानी कि मौलिक अनुसंधान, आपने दो देखा। क्लियर? अब हम देखते हैं क्या अवधारणा के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण, किसके? क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट। ओके, अवधारणा के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण। अवधारणा के आधार पर संधान का वर्गीकरण। ओके, किसके आधार पर? अवधारणा के आधार पर, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट। क्लियर? अब इसके अनुसार पर कितने होते हैं? दो प्रकार से होते हैं। कितने? तीन प्रकार के। एक वैचारिक अनुसंधान होता है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे। ओके, एक वैचारिक अनुसंधान हो जाता है, फिर उसके बाद हम क्या बोलते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान हो जाता है। अभी देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं वैचारिक अनुसंधान, ठीक है। यह तीन प्रकार के होता है। यह सबसे पहले देखते हैं हम वैचारिक अनुसंधान। पॉइंट नंबर 1 देखते हैं वैचारिक अनुसंधान। वैचारिक अनुसंधान ओके, सबसे पहले हम क्या देखते हैं? वैचारिक अनुसंधान यानी कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। इसे क्या कहते हैं? कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। ओके, इसे देखते हैं। इसमें क्या होता है? वैचारिक अनुसंधान क्या होता है? सामान्य तौर पर दार्शनिक और विचारकों द्वारा की गई अवधारणाओं को विकसित करने की, उनकी व्याख्या करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? वैचारिक अनुसंधान का प्रयोग जो किया जाता है, वैचारिक अनुसंधान का प्रयोग सामान्य तौर पर दार्शनिक, लिख लेते हैं यहाँ पर, वैचारिक अनुसंधान का प्रयोग सामान्य तौर पर किसके लिए किया जाता है? सामान्य तौर पर दार्शनिक और विचारकों द्वारा, दार्शनिक और
विचारकों द्वारा, किसके द्वारा, दार्शनिक और विचारकों द्वारा नई अवधारणाओं को विकसित करने, नई अवधारणाओं को विकसित करने, ओके, नए उदाहरणों क्या करने, विकसित करने, उनकी व्याख्या करने के लिए, करने व उनकी व्याख्या करने, ठीक है, उनकी व्याख्या करने के लिए प्रयोग किया जाता था, व्याख्या करने के लिए प्रयोग किया जाता था। क्लियर, इतना। यानी कि वैचारिक अनुसंधान क्या होता है, वैचारिक अनुसंधान का प्रयोग सामान्य तौर पर दार्शनिक और विचारकों द्वारा नई अवधारणाओं को विकसित करने व उनकी व्याख्या करने के लिए प्रयोग किया जाता था। यह अमूर्त विचारों और सिद्धांतों से संबंधित है। किससे संबंधित होता है, यह अमूर्त विचारों और सिद्धांतों से संबंधित है। क्लियर, ये चीज़ें अगर समझ में आई। अमूर्त विचार की ऐसी चीज़ें जो हमारे सामने ना हो। अगर हम आपको कहें भूत, क्या भूत को देख सकते हो? इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज दैट इज़ नॉट विजिबल, दैट बिकॉज ही इज़ नॉट विजिबल। वह विजिबल है ही नहीं, इनको देखने के योग्य जब है ही नहीं, उसको कैसे देखोगे? यानी कि वो चीज़ें, वो वस्तुएं जो हमारे सामने ना हो पर उनकी कल्पना अपने माइंड में कर सकते हैं, दैट इज अमूर्त। ओके, इनफॉर्मल और फॉर्मल। क्लियर, यानी कि अमूर्त चीज़ें जो होती हैं यहाँ पे, ये अमूर्त विचारों और सिद्धांतों से संबंधित है। यानी दार्शनिक लोग क्या करते हैं, वो दार्शनिक लोग अपने विचार ही तो प्रस्तुत करते हैं, भविष्यवाणी जो करते हैं वो अपने उनकी अमूर्त चीज़ें होती हैं, कंसेप्चुअल होती हैं। क्लियर, ये हमारा वैचारिक अनुसंधान हुआ जिसे हम कॉन्सेप्चुअल रिसर्च कहते हैं। अब आगे समझने की कोशिश करते हैं, हम देखते हैं। ओके, एक मिनट देखते हैं, सब कुछ सही है, फिर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। शायद कैमरे का कुछ ओके, एक मिनट देखते हैं सब कुछ। अब देखते हैं हम अनुभव सिद्ध अनुसंधान। क्या देखते हैं? अनुभव सिद्ध अनुसंधान। क्या देखते हैं? अनुभव सिद्ध अनुसंधान, जिसे हम इम्प्रिकल क्या बोलते हैं, रिसर्च बोलते हैं। इम्प्रिकल रिसर्च बोलते हैं। ओके, इसमें हम क्या देख रहे हैं? इम्प्रिकल रिसर्च क्या होता है? यह अनुभव सिद्ध अनुसंधान या अनुभव तथा अवलोकन पर निर्भर करता है। यह अनुसंधान हम देखते हैं क्या होता है कि यह अनुसंधान जो होता है, यह अनुसंधान किस पर निर्भर होता है? अनुभव व अवलोकन पर निर्भर होता है। किस पर निर्भर होता है? अनुसंधान अनुभव तथा अवलोकन पर निर्भर करता है। निर्भर करता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, निर्भर करता है। इस अनुसंधान में जो शोधकर्ता होता है, रिसर्चर, जैसे मैं किसी चीज़ को रिसर्च कर रहा हूँ तो मैं अनुसंधान करता हूँ। इस अनुसंधान में शोधकर्ता परिकल्पना तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं? परिकल्पना तैयार करते हैं। इस अनुसंधान में शोधकर्ता परिकल्पना तैयार करते हैं। क्लियर?
इस अनुसंधान में क्या होता है, जो शोधकर्ता जो रिसर्चर्स होते हैं वो हाइपोथेसिस बनाते हैं। व्हाट इज द हाइपोथेसिस, वी विल डिस्कस ऑल द थिंग इन दैट वीडियो। ओके, इन दिस वीडियो जस्ट वेट फॉर ए मोमेंट गाइज। पहले देखते हैं ये चीज़ें क्या होती हैं। यानी एक हाइपोथेसिस बनाते हैं कि वो परिकल्पनाएँ क्या होती हैं। ओके, तो परिकल्पना क्या क्या करते हैं, परिकल्पना तैयार करते हैं और अपनी परिकल्पनाओं को सत्य और असत्य सिद्ध करने के लिए और अपनी परिकल्पनाओं को सत्य या असत्य सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, सिद्ध करने के लिए प्रदत्त एकत्रित करते हैं, यानी डाटा कलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, यानी कि डाटा एकत्रित करते हैं। शोधकर्ता का तथ्यों पर नियंत्रण होता है और जो रिसर्चर्स होते हैं उनका इस पर पूरा नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है इन सारी एक्टिविटी। यानी कि अनुभव सिद्ध अनुसंधान एक व्यक्ति के अनुभव या अवलोकन पर होता है। जैसे हम कहें कि जैसे अगर हम कहें कि एक बालक है, उस पर नज़र रखिए आप, वो बालक को आप किसी कमरे में छोड़ दीजिए, उसमें पैसा हो, क्लियर, खिलौना हो और कुछ खाने की वस्तुएं हो, उसमें छोड़ दीजिए उसको और फिर उसका रिसर्च देखिए, उस पर ऑब्जर्व कीजिए, अवलोकन कीजिए, ठीक है, क्या करता है क्या नहीं करता है। यानी कि अनुभव सिद्ध अनुसंधान अवलोकन पर निर्भर करता है और अनुसंधान करता है, कल्पना तैयार करता है, परिकल्पना, यानी कि एक हाइपोथेसिस दे दी जाती है। जैसे बालक को उस अंदर में भेज दिया गया, उसके सामने कुछ वस्तुएं रख दी गई, कुछ खाने की वस्तुएं थी, कुछ पैसे थे और कुछ खेलने की वस्तुएं थी। अब वो हाइपोथेसिस उसके लिए हो गई, ठीक है। अब क्या होता है, अनुभव जो शोधकर्ता होता है परिकल्पना तैयार करता है और करने के आधार पर, ठीक है, सत्य और असत्य सिद्ध करने के लिए एक डाटा कलेक्शन करता है। यानी कि वो डाटा जो देखता है कि क्या ये बातें सही है या गलत है, तो वो डाटा देखता है कि क्या बालक ने चोरी की, या क्या बालक ने कुछ खिलौने लिए, या क्या बालक ने कुछ चीज़ें खाई, वो डाटा वहाँ से कलेक्ट करता है, ठीक है। और शोधकर्ता तथ्यों पर नियंत्रण तो नहीं होता है कि वो पूरी तरह से थोड़ी नियंत्रण कर पाएगा, क्या होता है, इसके लिए क्या होता है, तथ्यों का नियंत्रण होता है, यानी कि वो पूरी तरह से ऑब्जर्व कर रहा होता है, पूरी स्थिति को ध्यान से देख रहा होता है, इसलिए अनुसंधानकर्ता का पूरी तरह से इस पर निर्णय होता है। इज दैट क्लियर। अब देखते हैं क्रियात्मक अनुसंधान, जो कि आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण रिसर्च है। ये एक्शन रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू गाइज, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। क्या होता है, क्रियात्मक अनुसंधान। नेक्स्ट देखते हैं हम क्रियात्मक अनुसंधान। जिसे हम क्या कहते हैं, एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च कहते हैं। एक्शन रिसर्च क्या होता है, देखो, वह क्रिया जिसके द्वारा अभ्यासकर्ता, क्या होता है, वह क्रिया जिसके द्वारा अभ्यासकर्ता क्या करता है, अभ्यासकर्ता अपने निर्णय एवं क्रियाओं का मार्गदर्शन, अपने निर्णय एवं क्रियाओं का मार्गदर्शन क्या करता है, क्रियाओं का क्या करता है, मार्गदर्शन करता है। ओके, संशोधन और मूल्यांकन करने के लिए, संशोधन व मूल्यांकन करने के लिए, टाइम क्या हुआ, एक मिनट देखते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। 7:45 से कब से स्टार्ट हुआ,
ठीक है। यह अनुसंधान क्या होता है, मार्गदर्शन संशोधन और मूल्यांकन करने के लिए अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है, अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से क्या करता है, वैज्ञानिक ढंग से क्या कहता है, उसको अध्ययन करता है। क्लियर। क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है, क्या कहलाएगा, एक्शन रिसर्च कहलाता है। ओके, क्या कहलाता है, एक्शन रिसर्च कहलाता है। हमने कहा कि वह क्रिया जिसके द्वारा अभ्यासकर्ता अपने निर्णय एवं क्रियाओं का मार्गदर्शन, संशोधन व मूल्यांकन करता है, या मूल्यांकन करने के लिए अपनी समस्याओं को वैज्ञानिक ढंग से, एक सिस्टमेटिक होता है, एक साइंटिफिक क्या होता है, प्रोसेस होता है, उस ढंग से उस समस्याओं का समाधान करता है। वो क्या एक्शन क्या कहलाते हैं, वह एक्शन रिसर्च कहलाता है, वह क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। जैसे हम करें, अगर देखो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किसके लिए होता है, ये एकेडमिक के लिए होता है, यानी कि विद्यालय के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये अनुसंधान एक्शन रिसर्च जो होता है वो विद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कैसे महत्वपूर्ण होता है, जैसे हम कह रहे हैं कि अगर कोई बालक पढ़ने नहीं आ रहा है कुछ दिनों से, आप उसको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, उसका अवलोकन करेंगे कि बालक क्यों नहीं आ रहे हैं, वहाँ के बच्चे जो हैं उस गांव के इतने दिन से पढ़ने क्यों नहीं आ रहे हैं, और एक बच्चा को छोड़ो कोई भी बच्चा नहीं आ रहा है, तो आप उसको क्या करेंगे, ये प्रॉब्लम आपके सामने आई, ये आपके सामने एक प्रॉब्लम आई, और इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन ढूंढोगे उसी को हम एक्शन रिसर्च कहते हैं, यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान होगा। और क्रियात्मक अनुसंधान त्वरित कार्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, यानी कि तुरंत उसका समाधान के लिए बहुत मददगार होता है। अब आपके सामने एक प्रॉब्लम आई कि बच्चे उस गाँव के काफ़ी दिन से पढ़ने नहीं आ रहे हैं, और एक बच्चे नहीं काफ़ी बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो आप उस स्थिति को जाकर अवलोकन करेंगे, या तो उसके गांव जाएंगे, या तो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन भिजवाएंगे आखिर क्यों नहीं आ रहे हैं, या तो आप सूचना भिजवाएंगे, या तो खुद आप वहाँ पे जाओगे स्थिति को देखने के लिए। मान लो अगर आप वहाँ पे खुद जा रहे हैं तो आपको देखा कि वो एक नदी पड़ रही है, और नदी क्या हो, पूरा फ्लड आया है, यानी कि बढ़ी हुई नदी है, बाढ़ आई है। अब जिसके कारण वहाँ के रहने वाले बच्चे प्रभावित हैं, जनजीवन प्रभावित है। अब वो लोग पढ़ तो नहीं सकते हैं आगे, क्योंकि फ्लड आया है, बाढ़ आई है। अब उस चीज़ को, ये आपके सामने बहुत बड़ी समस्या आई, चुनौती निकल के आई। अब आपके पास रास्ते हैं कि आप आओगे विद्यालय में, मैनेजमेंट के साथ क्या करोगे, बातचीत करोगे, और बातचीत करने के बाद आप एक सोल्यूशन पर पहुंचते हैं कि उन बच्चों के लिए हम नाव की व्यवस्था करते हैं, और नाव की व्यवस्था अगर हम कर लेते हैं तो वहाँ के बच्चे पढ़ने के लिए आ जाएंगे। तो ये हमारे सामने समस्या थी जिसका हमने त्वरित समाधान किया, इसी को हम एक्शन रिसर्च कहते हैं। और एक्शन रिसर्च एकेडमिक में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है गाइस। क्लियर। ये शायद आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। ओके, ये सारी चीज़ें आपको शायद समझ में आई होंगी। इसमें क्या होता है, एक्शन रिसर्च क्या होता है, अनुसंधानकर्ता का एक अनुसंधान के रूप में 3 परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है। ये 3 परिस्थितियाँ क्या होती हैं, इनका प्रयोग 3 परिस्थितियों में ज़्यादातर किया जाता है। 3 परिस्थितियों में, ओके। 3 परिस्थितियाँ क्या होती है, पहली क्या होती है, त्वरित समस्या के समाधान में, यानी कि तत्काल समस्या के समाधान के लिए क्या होता है, तत्काल समस्या के समाधान में, ओके। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि जिस समस्या का समाधान प्रगति में है उसकी चिंतनशील समीक्षा करने के लिए, यानी कि जिस समस्या का समाधान कैसा है, प्रगति में है, जिस समस्या का समाधान क्या है, प्रगति में है, उसकी चिंतनशील समीक्षा करने के लिए, उसकी चिंतनशील समीक्षा करने के लिए, ओके, समीक्षा करने के लिए किया जाता है। और पॉइंट नंबर 3 कहता है, क्या कहता है कि समस्या का समाधान करने वाली प्रक्रियाओं में कैसे सुधार हुआ,
कैसे संशोधन किया जा सकता है यह जानने में। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है कि समस्या का समाधान करने वाली प्रक्रियाओं, समस्या का समाधान करने वाली प्रक्रियाओं, ओके, समस्या का समाधान करने वाली प्रक्रियाओं में कैसे सुधार हुआ एवं संशोधन किया जा सकता है। प्रक्रियाओं में कैसे सुधार या संशोधन ओके, संशोधन करने के लिए संशोधन किया जा सकता है। यह जानने में ठीक है। 3 परिस्थितियों में इसका प्रयोग किया जाता है। पहला, तत्काल समस्या के समाधान में, यानी कि इमीडिएट प्रॉब्लम जो होता है उसको सॉल्यूशन करने के लिए, ठीक है। दूसरा, जिस समस्या का समाधान प्रगति में है, ठीक है, उसकी विचिंतनशील समीक्षा करने के लिए, जिसमें कोई गड़बड़ी ना हो। तीसरा, समस्या का समाधान करने वाली प्रक्रियाओं में कैसे सुधार किया जाए, क्या संशोधन किया जा सकता है उस चीज़ को जानने में। तो यहाँ पे हमने अनुसंधान की जो इस विधियों को हमने कंप्लीट किया। आगे हम देखेंगे अनुसंधान के जो विधियाँ होती हैं उन विधियों को समझने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पे हमने देखा अनुसंधान के प्रकार देखा हमने, क्लियर। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो भैया कमेंट कर दीजिएगा, थम्स अप कर दीजिएगा और थोड़ा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद गाइस।